नमस्कार बच्चों। तो आज का जो सेशन है मेरा, मैं एक लेक्चर इसके पहले दे चुका हूं। जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने कुछ आपको परफिक्स और उससे संबंधित बहुत सारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क और मोलर गैस कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी उस पर जो फार्मूला था, जो वैल्यू था, वो सारा चीज मैंने दे चुका है। और उसके कुछ कन्वर्सन रूल, कुछ सवाल उस पर बनवाए थे, टेम्परेचर भी बनवाए थे। तो इन सारे चीजों के बाद हम बताए थे कि दूसरे लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स की ओर बढ़ेंगे। तो चूंकि वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शीघ्र ही, कम से कम सप्ताह में 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर कोशिश करूंगा 3 वीडियो बनाने के लिए। तो मैं जैसे जैसे है धीरे धीरे अपना वीडियो इंक्रीज करते चलूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपके पास पहुंच सके और जल्दी से जल्दी आप पढ़ाई को पूरा कर सके। तो मैं आज के सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसको देखिए, समझिए, किस तरीके से हो, इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है, ओके, रेडी हो जाइए। तो आइए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। ये जो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो यहां देखिए, तो एक तरफ मैटर और दूसरे तरफ एनर्जी। इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया, मैटर और एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी में इस मैटर को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है, मैं ये दे देता हूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। आइए, इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा होगा गैस। ये 3 को लेकर चलेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 2 भाग में बांट देंगे। एक लिखेंगे हम लोग प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस, और दूसरा लेकर चलेंगे मिक्सचर। अब प्योर सबस्टेंस में 2 भाग में हम इसको पुनः डिवाइड करेंगे। एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। और दूसरे तरफ इस एलिमेंट को भी डिवाइड कर दीजिए। एलिमेंट में हो जाएगा मेटल, दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल, और सी में हो जाएगा मेटल वाइट। और कंपाउंड को भी 2 भाग में बांट दीजिए। एक हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 में होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस प्रकार मैंने यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन किया। फिर से देखिए इसको,
यूनिवर्स को क्लासिफिकेशन किया हमने मैटर, दूसरा एनर्जी, ये फर्स्ट हुआ मैटर और सेकेंड हुआ एनर्जी। इस फर्स्ट को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, दूसरे तरफ केमिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। इस प्योर सब्सटेंस को दो भाग में डिवाइड किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। इस एलिमेंट में देखिए क्या है, मेटल है, नॉन मेटल और मेटल वाइड। इस कंपाउंड के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को दो भाग में डिवाइड किया, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो यदि आपको ये क्लियर है, नोट कर लिए हैं, तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैटर में इतना चीज सब आ रहा है, एनर्जी सेपरेट है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी को अलग कर लें, एनर्जी को सबसे पहले हम लोग पढ़ लें, इसके बाद मैटर में प्रवेश करेंगे तो ये पूरा लेकर चलेंगे। एनर्जी अकेला है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मिटा दे, ओके चल। तो आप हेडिंग डालिए एनर्जी। चलिए चलिए ठीक है, ओके। आते हैं एनर्जी पर। तो आप हेडिंग डालिए यहां पर एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। चलिए समझिए एनर्जी के बारे में। तो हमको लोग कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग इस एनर्जी में पढ़ेंगे क्या चीज, यहां पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन देखते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या किया था कि मास और एनर्जी जो है दोनों का रिलेशन बताया था, एंड मास एंड एनर्जी बोथ आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन। तो मास एंड एनर्जी, उन्होंने कहा था कि मास एंड एनर्जी both are related by an equation known as आइंस्टीन इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने मास और एनर्जी के बीच एक रिलेशन दिया था। अब आपको ये डिफिनीशन याद हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ये समीकरण याद रखिएगा, एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या है, एनर्जी है, और एम मास है, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और सी का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बातें आपके दिमाग में नोट होनी चाहिए। तो इतनी बातें आप नोट कीजिए। तो ये बातें नोट कीजिए कि E बराबर एम सी स्क्वायर और E बराबर एनर्जी है, ए मास है, ठीक है, लाइट, ठीक है। चलिए, E एनर्जी है, ए मास है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगर ये बातें आप लिख लिए तो यहां से हम एनर्जी का पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ओके, आओ। तो देखिए, आइंस्टीन का इक्वेशन था E बराबर mc स्क्वायर। तो इस इक्वेशन पर क्या सवाल आएंगे, तो आप यहां लिखिए क्वेश्चन इस पर कि मैं लिख रहा हूं फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन जूल और एंड कैलोरी when 0.001 kg of mass is disappears। समझिए बात को, इसमें क्या है कि 0.01 kg ऑफ मास अगर डिसअपेयर हो जाता है तो उस केस में एनर्जी का मान जूल में, अर्ग में और कैलोरी में ज्ञात करना, और C का मान दिया रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको अगर किसी वैल्यू की आवश्यकता होगी तो आपको वीडियो 1 देखिएगा फर्स्ट लेक्चर में, जो मान का चेंजिंग करने वाला होगा जूल और कैलोरी की बात, तो वहां एनर्जी का समीकरण देखिएगा, एनर्जी में बहुत सारे मान रखे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को पहले मैं बना रहा हूं फिर देखिएगा। तो आइंस्टीन का इक्वेशन कैसे था, E बराबर mc स्क्वायर। तो इस समीकरण के आधार पर पहले SI यूनिट में हम लोग ले लें, तो E बराबर m कितना है 0.01 kg इंटू C स्क्वायर की जगह पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ kg इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 3 का 9 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये 3 हटा दीजिए, 16 में से कितना बचेगा, तो 9 × 10⁻13, ये जूल में आंसर। और हम जानते हैं कि अगर इसको अर्ग में चेंज करना हो तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग्स होता है। तो यहां देखिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग्स, इसलिए 9 × 10⁻13 जूल बराबर 9 × 10⁻13 × 10⁻7 अर्ग्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 9 × 10⁻20 अर्ग्स हो जाएगा। अब यदि कैलोरी में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको बताए थे कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, इसलिए 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, इसलिए 9 × 10⁻13 जूल। तो 9 × 10⁻13 जूल के लिए निकालिएगा 9 × 10⁻13/4.2, इसको कटा लीजिए, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर जाएगा 90, तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा वहां 90 है और ये 84 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो फिर 1 बार में ले जाएंगे 1 और 4 × 10⁻13, इतना आपका हो जाएगा क्या चीज, कैलोरी, इतना हो जाएगा कैलोरी। तो इस तरीके से E बराबर mc स्क्वायर का सहारा लेंगे एनर्जी में, और यहां से हम जूल में मान निकल लेंगे, और जब जूल में मान निकल जाएगा तो 10⁻7 से गुना करेंगे तो अर्ग्स में बदल जाएगा, क्योंकि 1 जूल में इतना अर्ग्स होता है।
और कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, 1 जूल में 1 बाई 4.2 और 9 इंटू 10⁻13 जूल में निकाल देंगे 2.14 गुने 10⁻13 कैलोरी आ गया। तो एनर्जी से संबंधित जो भी कैलोरी हो गया, जूल हो गया, अक्स हो गया, अगर ये जानना है तो आप वीडियो नंबर 1 देखिएगा, उसमें हमने सारे मान रखा है। इसलिए मैं पहले भी बताया था कि किसी भी सवाल को बनाने से पहले, चाहे कोई भी सिलेबस शुरुआत करने से पहले सारे मान पहले याद रहना चाहिए। इसे प्रेशर की बात आ जाए, वॉल्यूम की बात आ जाए, या टेम्परेचर की बात आ जाए, फिर आपको एनर्जी की बात आता है या कुछ भी आता है, तो ये सारे मान पहले याद रहना चाहिए। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए। ओके, मिटा दें, ठीक है, ठीक, आ जाओ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमने यूनिवर्स को 2 भागों में डिवाइड किया था, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। एनर्जी का काम हो गया, अब हम मैटर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैटर में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट, इसमें था पार्ट, एनर्जी सेकेंड था, तो हम मैटर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंबर 1 मैटर। मैटर तो मैटर में एक बात याद रखना है कि जो स्पेस को घेरता है और कोई डिफिनिट मास को रखता है, वो मैटर है। तो 2 ही बात याद रखना होगा मैटर में। पहली बात क्या रखना है, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरी बात होगा क्या चीज, हैव डिफिनिट मास। बस ये 2 बातें याद रखें। ये स्पेस को कुछ घेरेगा और इसका डिफिनिट मास होगा, वो मैटर है। अब सवाल है, इसमें हमने एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन बताया था। इधर देखें, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आते हैं। पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हम लोग करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड और तीसरा होगा गैस। आइए, तो सब में पहली बात तो याद रखिएगा कि सॉलिड जो होता है एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, पैक रहता है, तो इसके शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। तो पहली बात इसमें लिख लीजिए कि शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट, बोथ आर डिफिनिट। दोनों कैसा होगा, डिफिनिट होगा। लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड को जिस कंटेनर में रखिएगा उसका शेप ले लेता है। तो शेप तो इसका वेरिएबल है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो यहां लिखिए कि वॉल्यूम डिफिनिट, वॉल्यूम डिफिनिट, डिफिनिट बट शेप नॉट डिफिनिट, नॉट डिफिनिट। इसका शेप डिफिनिट नहीं। और गैस में शेप एंड वॉल्यूम बोथ नॉट डिफिनिट, दोनों माने डिफिनिट नहीं है, बोथ आर नॉट डिफिनिट। तो मैटर क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस, हैव डिफिनिट मास। जो जगह को घेरेगा, जिसका डिफिनिट मास होगा, उसे कहेंगे मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट, लिक्विड के वॉल्यूम डिफिनिट, शेप नॉट डिफिनिट। गैस के ना शेप डिफिनिट होगा ना वॉल्यूम डिफिनिट होगा, दोनों जो है, दोनों में से कोई भी डिफिनिट नहीं होगा। आपको यही 3 पढ़ना है। अब ऐसे एक प्लाज्मा स्टेट है, तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है, अगर आप प्लाज्मा की बात करते हैं, अब ये कहते हैं कि सर प्लाज्मा बता दीजिए।
प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आप सॉलिड लिक्विड गैस से जानिएगा। जो प्लाज्मा स्टेट होता है, इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो मैं अगर इसके बारे में एक लाइन लिखना चाहूं तो एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एटम डू नॉट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, जिसके चलते हम लोग प्लाज्मा की काउंटिंग नहीं करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एटम डू नॉट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो क्या एग्जिस्ट करता है? ओनली आयन एग्जिस्ट, ओनली आयन एग्जिस्ट। तो प्लाज्मा में आप सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस याद रखिएगा। यदि आप कहते हैं कि सर प्लाज्मा स्टेट बता दीजिए, तो आप इतना जानिए कि हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट होता है और एटम हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इस अवस्था में हम लोग प्लाज्मा स्टेट की गिनती नहीं करेंगे, ओनली आयन एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ओके। आइए, तो यहां से हम लोग एक काम करते हैं। अब सॉलिड लिक्विड गैस के ये तो मेन डिफरेंस हमको यही याद रखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर और कुछ बताइए, तो कुछ आप मौखिक बात सुनिए। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, और उसके बीच का जो डिस्टेंस इतना कम होता है, बहुत कम होता है। मानकर चलिए कि 10⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है लगभग। ये मान लीजिए एक एंगस्ट्रम ऐसे भी 10⁻10 मीटर होता है और 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं कुछ दूरी पर होते हैं, और ऐसे दूर से दिखाई देगा कि जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है। ऐसे अगर इसके डिस्टेंस की बात करते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ होता है। और यदि हम गैस की बात करते हैं तो मोर देन 10⁵ सेंटीमीटर होता है। तो दूसरी बात हम लोग ये क्या कर सकते हैं एक सॉलिड के संबंध में, कि सॉलिड में के पार्टिकल अगर काफी एक दूसरे के करीब होते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, यहां देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, और थोड़ी सी बातें मैं इसे समझा रहा हूं। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद मैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ये बताऊं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होता है। तो एक दूसरे के, अगर हम सॉलिड की बात करें और आप समझिए सॉलिड, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब है। अब पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब है, इसके बीच की दूरी बहुत कम, 10⁻8 सेंटीमीटर है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होगा फिजिक्स में, क्या चीज कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, देयरफॉर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर दूरी कम है तो इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, इसके कणों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। बहुत कम होने से इसके बीच का फोर्स जो होता है काफी मजबूत होगा। दूसरी बात, अगर लिक्विड की बात करते हैं तो ठीक है, लिक्विड के भी कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ इससे तो दूरी होगा, और गैस में तो बिल्कुल कम फोर्स लगेगा, नहीं के बराबर। दूसरी बात चलते हैं कि सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण उसमें देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट जीरो मानकर चलिए। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो लिक्विड को भी बहुत हार्डली, माने बहुत काफी मजबूती के साथ अगर उसको दबाते हैं तो हल्का सा वो दब सकता है, लेकिन उसमें भी निग्लिजिबल मान करके चलिए कि कंप्रेसिबिलिटी का गुण उसमें भी निग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन गैस को तो पूरी तरह से आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये बातें दिमाग में रखना है। ऐसे
सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है, गैस का कम होता है, तो कॉमन चीज है। तो इसमें मेन रूप से आप याद रखिएगा उसके डिस्टेंस जो है 10⁻8 सेंटीमीटर सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर, गैस के केस में 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। सॉलिड में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काफी नजदीकी होने के चलते इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर दूरी इसकी कम होती है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काफी ज्यादा होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स जो होंगे काफी अधिक होंगे। और इसके अलावा सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता है, इसको आप नहीं दबा सकते हैं। लिक्विड को काफी मजबूती के साथ अगर दबाते हैं तो हल्का फुल्का दब सकता है, लेकिन उसको भी निग्लिजिबल मानकर चलेंगे। और गैस में कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो है सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की ये प्रॉपर्टी देखे फिजिकल क्लासिफिकेशन में। अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की ओर, और सारे चीज पढ़ाने के बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उतना क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन नीट का नहीं छूटेगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आइए केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, अब मैं यहां लिख रहा हूं केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के काम खत्म, केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन समझते चलिए। अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने एक तरफ प्योर सब्सटेंस और दूसरे तरफ मिक्सचर, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक क्या किया था, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या लिखा था, मिक्सचर। समझिए, तो मैं पहले वाला लेकर चल रहा हूं, प्योर सब्सटेंस। तो आप हेडिंग डालिए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है? तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस को रखता है, मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए मटेरियल containing only one type of substance। अब समझिए बात को, एक ही प्रकार के सब्सटेंस को अगर रखेगा तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। अब जरा आप समझिए बात को, अगर एक ही प्रकार के सब्सटेंस को रखता है तो क्या हम इसको फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरी बात मैं क्या लिखूंगा कि नॉट सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो दूसरा लाइन आप लिखिए कि नॉट separated into simpler substance by physical method। चलिए आइए, तो ये लाइन याद रखना होगा कि प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात कि अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो तीसरी बात मैं इसमें लिख सकता हूं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या सेम कंपोजिशन कह सकते हैं। चलिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड सेम
properties, same properties, same composition, same properties, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दो लाइन आपको दिमाग में रखना है प्योर सबस्टांस पढ़ते समय। जितनी बातें मैं लिखवाऊंगा उतना ही दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और अपने तरफ से मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, उसको देख लेना है। इसके बाद आप चाहे PYQ बना लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा, NCERT एग्जाम्पलर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी मत पढ़िएगा, सीधे नीट के एग्जाम में बैठिएगा, आपको हो जाएगा। आइए इधर से, अब ये प्योर सबस्टांस को तो इतना अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, आइए अब मैं प्योर सबस्टांस को दो भागों में मैं बांटूं। कौन कौन? एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। आइए इधर से, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस। अब इस प्योर सबस्टांस को एक पढ़ता हूं एलिमेंट और दूसरा मैं लिख रहा हूं कंपाउंड। एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। चलिए ठीक है, ओके। हम एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे। आइए, एलिमेंट की बात क्या कर सकते हैं? एलिमेंट उसको कहते हैं which contain only one type of atom। पहली बात याद रखना है, पहली बात क्या रखना है कि which contain only one type of atom। बहुत अच्छा, ठीक है। अब समझिए बात को। इस एलिमेंट को, एलिमेंट में बहुत बात करेंगे हम। इस एलिमेंट को हमने मेटल में डिवाइड किया, इसके बाद में नॉन मेटल में डिवाइड किया, और तीसरा हमने क्या किया, मेटल वाइड में डिवाइड किया। ठीक है, तो एलिमेंट के तीन हिस्सा, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। अब समझिए बात को। तो मेटल की बात करते हैं हम, मेटल की बात करते हैं। पहले मेटल की बात करते हैं। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, और अब देखिएगा जब पीरियोडिक टेबल, मैं आपको मुंहजबानी से बता रहा हूं, पीरियोडिक टेबल हर एक केमिस्ट्री के विद्यार्थी को अपने पास रखना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जहां P ब्लॉक है उसमें एक जिगजैग पाथ है। उस जिगजैग पाथ सिर्फ मेटल वाइड को इंडिकेट करता है। उस जिगजैग पाथ के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, वो सबके सब क्या है, मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर जो सबसे लेफ्ट साइड में फर्स्ट के एक ग्रुप में है, जिसको एल्काली मेटल के साथ रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। चलिए, जिगजैग पाथ के राइट साइड में नॉन मेटल गैसियस एलिमेंट है। अब समझिए बात को। तो मेटल में हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं जो लेफ्ट साइड में है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अब हम कितना लिख सकते हैं? बहुत लिख सकते हैं। Fe है तो मैं ETC कर देता हूं। सारे के सारे हैं, आपको सभी क्या है, मेटल है। दूसरी बात, नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल कहां पाया जाता है, समझते चलिए, और लेक्चर मेरा जरूर सुनिएगा। P ब्लॉक में मिलता है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो S ब्लॉक में है। और P ब्लॉक में मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम नॉन मेटल ही है। ऐसे P ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल वाइड भी है। लेकिन
मैक्सिमम कौन है? तो नॉन मेटल है। अब इसमें से हम कुछ नॉन मेटल का नाम लिख देते हैं, जैसे कार्बन लिख देते हैं, सल्फर लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन लिख देते हैं, फास्फोरस लिखते हैं। और अगर हम इनर्ट गैस की बात करते हैं तो वो भी नॉन मेटल ही है, वो नॉन मेटल गैसियस एटम है, नॉन मेटल गैसियस एटम है। मेटल वाइट की बात करते हैं, मेटल वाइट, समझिए बात को, मेटल वाइट की बात करते हैं, ठीक है। अब मेटल वाइट का जहां तक सवाल है तो मेटल वाइट में कौन कौन है, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं। एक तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और स्टैटिन होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों पूरा हो गया। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, और आगे क्या बढ़ेंगे देखिए, मिटा रहे हैं यहां से। तो हम लोग एलिमेंट के बारे में देखें और एलिमेंट के 3 भाग देखें। तो यहां पर एक बात मैं लिखना चाहता हूं एनबी करके, कि यहां एटम के संबंध में क्या चीज, कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may have independent existence। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम कहेंगे, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो समझिए बात को। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन में क्या है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 एटम है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इस रूप में रहता नहीं है, तो किस रूप में रहता है? इसे हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में रहता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो N2 के रूप में रहता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो O2 के रूप में रहता है। फास्फोरस की बात करूं तो P4 के रूप में रहता है। सल्फर की बात करूं एसिड के रूप में करता है। ये सारे के सारे क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सब क्या है? नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, तो ये सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसलिए है कि ये सब रिएक्ट नहीं करता है और ये सब नॉन मेटल गैसियस एलिमेंट है, और हम इसको मोनो एटॉमिक गैस कह सकते हैं। मोनो एटॉमिक गैस कह सकते हैं क्योंकि ये सब गैस है लेकिन एक ही एटम के बना हुआ है और ये रिएक्ट नहीं करता है, तो ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के अंदर आ सकता है। चलिए आइए, अब हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एलिमेंट जो होता है वो एटम का बना होता है, और एलिमेंट जो है मे बी एटम और मोलिक्यूल दोनों हो सकता है। अब समझिए बात को।
तो आइए यहां पर, अगर मैं ये कहूं कि एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूं, एलिमेंट में कर रहा हूं, तो मैं इसमें एक बात लिखूंगा कि ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि एलिमेंट में भी एटम और मोलेकुल ये एटम के रूप में भी रह सकता है और मोलेकुल के रूप में भी रह सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम एक मोलेकुल की बात करें तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं? आखिर हम लोग मोलेकुल किसको कहेंगे, या फिर उसमें कंपाउंड की बात आएगा तो उसको क्या कहेंगे? तो हम कंपाउंड की तो चर्चा करेंगे, अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूं, एक यहां पर मैं एक तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं एनबी करके फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर हम यहां पर कार्बन लिखे और एक छोटा में ऑक्सीजन लिखे, तो इसको हम पढ़ते हैं कोबाल्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? कोबाल्ट पढ़ते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यह क्या है, कि यह एटम ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट है। कोबाल्ट एलिमेंट का एटम। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ये जो CO है, इसको मैं लिख सकता हूं कि एटम ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, ऐसे मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि C और O ये दोनों कैपिटल है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, वो दोनों तो अलग अलग एटम है। तो अगर अलग अलग एटम मिल करके अगर कोई मोलेकुल्स बनाता है, तो उस मोलेकुल को हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये कंपाउंड का एक मोलेकुल है, मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि क्या है, कि इट इज molecule of the compound carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझिए बात। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या मैं ये बात कर सकता हूं कि मोलेकुल में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? क्या ये बात कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कैसे? आइए समझिए इस बात को। अगर मैं ये कहूं कि मोलेकुल में और मे नॉट हैव, मे नॉट भी लिख सकते हैं, मे नॉट भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब, अगर मैं किसी मोलेकुल को कहूं कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? आइए देखिए समझिए। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप H2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, या P4 लिख रहे हैं, एसेट लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? इस हाइड्रोजन में, इस H2 हाइड्रोजन का ये मोलेकुल है।
तो इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, इसमें भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, ब्रोमीन के, इस तरह से इसमें फास्फोरस के 4 एटम है, सल्फर के 8 एटम इस रूप में रहता है। तो अकेला हाइड्रोजन तो नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के 2, तो इस रूप में ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो ये तो मोलेकुल है लेकिन नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर ये कहूं कि अगर ये हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, तो ये भी तो मोनोएटॉमिक गैस है। इसमें 2 एटम है, किसी में 4 एटम है, नॉट एग्जिस्टेंस, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। तो आप कहते हैं ना भाई मोनोएटॉमिक गैस, तो आप मोलेकुल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कुछ अर्थ में ये नहीं है तो कुछ अर्थ में है। इस प्रकार से हम मोलेकुल को ऐसे डिसाइड करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर मोलेकुल और कंपाउंड में फर्क क्या है, तो समझिए बात को। मोलेकुल में क्या होता है कि एटम जो होता है एक केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है और उसमें समान प्रकार के भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट प्रकार के भी एटम हो सकते हैं, लेकिन एक कंपाउंड में डिफरेंट एटम प्रेजेंट रहता है। तो मैं इसको क्लियर कर सकता हूं इस तरीके से, कैसे, आइए समझिए। अगर मैं ये कहूं कि ये मोलेकुल है, ठीक, और यहां कंपाउंड में लिख रहा, अब इन दोनों में फर्क समझिए। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि इसमें एटम जो है एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एटम, एटम इज combined by chemical bond, chemical bond। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं N2 लिखूं तो नाइट्रोजन के 2 एटम एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जुड़ करके N2 के रूप में आ गया है। अगर मैं O2 कहूं या फिर मैं यहां पर Cl2 लिखता हूं, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये मोलेकुल है तो कैसा है, होमो एटॉमिक मोलेकुल है, होमो एटॉमिक मोलेकुल है क्योंकि समान प्रकार के एटम से मिलकर के बना है। अब समझिए बात को। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि ये अमोनिया है, ये CH4 है या फिर H2O है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, तो मैं इसे कह सकता हूं कि इसमें एटम तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसको मैं कह सकता हूं कि हेट्रो एटॉमिक मोलेकुल से, ये क्या है, हेट्रो एटॉमिक मोलेकुल से। अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट एटम प्रेजेंट, कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट एटम पाया जाता है। अब डिफरेंट एटम कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से मैंने हेट्रो एटॉमिक मोलेकुल लिखा है तो मैं उसका एग्जांपल यहां दे सकते हैं। जैसे NH3 लिखे हैं, CH4 लिखे हैं, H2 लिखे हैं,
CO लिखे। तो मैं कह सकता हूं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, CO जो है, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, कि ये जो CO है मोलेकुल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए मोलेकुल है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड के मोलेकुल है। इससे ये पता चलता है कि मोलेकुल में जो डिफरेंट एटम मिलकर के जो मोलेकुल बनाए हैं वही कंपाउंड है। सेम एटम मिलकर के जो मोलेकुल बनाए हैं वो सिर्फ मोलेकुल है, उसको हम कंपाउंड के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो क्या कंपाउंड एक मोलेकुल है? हाँ है, क्योंकि जो डिफरेंट एटम मिलकर के जो कंपाउंड बनाता है वो मोलेकुल के अंदर भी आता है। क्या सभी मोलेकुल कंपाउंड हो सकते हैं? नहीं, समान एटम से मिला हुआ मोलेकुल कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंट एटम से मिला हुआ, डिफरेंट एटम के मिलने से जो मोलेकुल बना है वो कंपाउंड है। यही डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। तो ठीक उसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया। किसका एग्जांपल दिया? कोबाल्ट का। क्या दिए थे हम? मैं ये बताया था कि ये जो CO है ये कैपिटल कार्बन है और स्मॉल O है, तो इसको हमने पढ़ा कोबाल्ट पढ़ा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कोबाल्ट है ये एटम है ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट का। लेकिन जब मैं यहां CO कहूंगा, कार्बन भी कैपिटल है और कैपिटल ऑक्सीजन भी है, तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? ये मोलेकुल है, देखिए यहां मोलेकुल है, तो ये मोलेकुल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का मोलेकुल CO है। यही बताना चाहता हूं कि यही मोलेकुल और कंपाउंड में डिफरेंस है। एक एलिमेंट के अंदर एक एटम हो सकते हैं, एक मोलेकुल भी हो सकता है, ठीक है। और एक एलिमेंट जो है एटम के बने होते हैं। तो इस तरीके से हम आपके सामने अभी एलिमेंट क्लियर कर चुके हैं, मोलेकुल भी क्लियर कर चुके हैं, और इन दोनों में कंपाउंड और मोलेकुल में डिफरेंस देख चुके हैं। यहां से हम अब कहां बढ़ेंगे? हम लोग प्योर सबस्टांस में एलिमेंट की बात कर चुके हैं, अब सिर्फ कंपाउंड की बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको, अब इसको मिटाएंगे। ओके, आइए तो हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे। एलिमेंट समझ गए? एलिमेंट में किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन आएगा तो मत भूलिएगा कि एलिमेंट में एटम भी होते हैं, मोलेकुल भी होते हैं, है ना। आइए, वो एलिमेंट एटम का बना होता है। तो मैं यहां पर कंपाउंड लिखूंगा। कंपाउंड, समझिए, कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में मैं क्या लिखूंगा? तो मैं ये लिख सकता हूं कि किसी कंपाउंड का जो मोलेकुल होता है वो क्या रखता है? हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहली बात तो मैं ये लिखूंगा, ए मोलेकुल ऑफ द कंपाउंड, ए मोलेकुल ऑफ द कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। चलिए, ये पहली बात हो गया। मैंने अभी क्या कहा? मैंने अभी कहा कि एक कंपाउंड का जो मोलेकुल होता है वो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को रखता है। मैंने डिफरेंट एलिमेंट के एटम को रखता है। ये बातें क्लियर हो चुका। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम क्या देख रहे हैं? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। चलिए, ये बातें हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है कि कंपाउंड जो होता है, एक कंपाउंड को अगर हम चाहें
सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना चाहते हैं तो उसको केमिकल विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम उसको फिजिकल विधि द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या हो सकती है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, द properties of the compound is different from its constituent elements and its element combine in fixed ratio and its element combine in फिक्स रेशियो। ये बातें याद रखिए कि इसके जितने भी इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उसके रेशियो फिक्स होगा, उसके रेशियो का होगा फिक्स होगा। तीसरी बात क्या हो सकती है कंपाउंड की, तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम कह सकते हैं कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो मैं लिख रहा हूं तीसरी बात है कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी separated by physical method। इसको फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आप कंपाउंड को तोड़ना चाहते हैं छोटे छोटे सबस्टेंस में, तो हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं into simpler substance with the help of chemical method। तो compound can be decomposed into simpler substance only by chemical methods। तो देखिए एक कंपाउंड के बारे में इतनी बातें हम क्लियर कर सकते हैं। तो ए मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम को रखता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के जो मोलिक्यूल होंगे उस मोलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के एटम होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें पाए जाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट है या जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में जुड़ता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। कंपाउंड को किसी फिजिकल मेथड द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कंपाउंड को तोड़ना चाहते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसके लिए हम लोग केमिकल मेथड का उपयोग करेंगे। क्लियर हुआ? इतनी बातें नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आइए, तो ये कंपाउंड की बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कंपाउंड के बाद में एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं एक कंपाउंड बीच में लिख दिया, और इस कंपाउंड को
दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक का नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा कि इसमें जो लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो लिविंग सोर्स से जितने भी प्राप्त होंगे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखेंगे, और जो नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होगा उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रखेंगे। तो आप सीधी सी बात है लिख दीजिए कि कंपाउंड में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सीधी सी लिखिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, लिविंग सोर्सेस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो क्या एग्जाम्पल देंगे हम लोग? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में आया था उसका नाम यूरिया था, ये यूरिया हो गया। C6H12O6 ग्लूकोज है, C12H22O11 एक कैन शुगर है, ETC करते हैं। ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको कहां से? द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस लाइक मिनरल्स। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे NaCl। अब इस NaCl को हम लोग कहते हैं कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। इसको रॉक साल्ट भी कह सकते हैं, रॉक साल्ट। ठीक उसी प्रकार से ZnS, CuCl बहुत सारा हो सकता है। आइए आगे और देखते हैं। अगर हम ये कहें कि CaO, तो इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। CaOH होल ट्वाइस, सिलेक्ट लाइम। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इतना नोट कीजिए। चलिए यहां लिख रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ और एग्जांपल हम लोग यहां लिखेंगे, और कुछ खास खास एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैंने लिखा 1 2 3 4, ये क्विक लाइम है, सिलेक्ट लाइम है। पांचवा एग्जांपल यहां लिख लीजिए। क्या चीज? ये हम लोग लिखते हैं Na2CO3 × 10H2, वॉशिंग सोडा लिखते हैं, वॉशिंग सोडा। अगर हम लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर मैं लिखूं Na2SO4 × 10H2O, इसको कहते हैं ग्लोबल साल्ट। और क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ये कहूं CaSO4 × 2H2O, तो इसको जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है। अगर मैं कहूं CaSO4 × ½ H2O, इसको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलता हूं। अगर मैं कहूं CuSO4 × 5H2O, तो इसको हम ब्लू वाइट्रोल बोलते हैं। ठीक है।
इस तरीके से अगर मैं एक कहूं H2SO4, तो इसको वाइल्ड वेट्रियोल भी बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसी को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। तो इस तरह से बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम हो सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की है। अब हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे। कंपाउंड खत्म हो गया, मिटा दें, ओके। आइए देखिए, आइए मिक्सचर की बात करते हैं। अब मिक्सचर में हमको क्या जानना होगा, तो पहले तो हम लोग यहां मिक्सचर लिखें। आइए, तो मिक्सचर में एक से अधिक प्रकार के सबस्टेंस शामिल होंगे। तो ए मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्टेंस, ए मटेरियल containing more than one type of substance, एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो सकती है मिक्सचर में, कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वही होता है जो उसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर is the same as constituent element present in it। इसमें जो constituent element है या constituent component है, जो भी component इसमें है मिक्सचर के अंदर, constituent element या फिर constituent component कह सकते हैं, component जो इसमें उपस्थित है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर इज द सेम एज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि मिक्सचर में जितने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंपोनेंट है, अगर उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको हम किसी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं, द मिक्सचर कैन बी separated, mixture can be separated by physical method। अब इसमें हल्का फुल्का केमिकल मेथड भी कहते हैं, लेकिन उसको मानकर नहीं चलना है, आपको फिजिकल मेथड ही लेकर के चलना है। चलिए, आपके परीक्षा के लिए यही है। तो मिक्सचर में ये तीन बातें हम लोग देखेंगे। अब यहां से हम लोग मिक्सचर के टाइप पर विचार करेंगे। तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन? तो एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो चलिए, यदि नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो आइए अब हम मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखिए मिक्सचर, और इस मिक्सचर के दो भाग, पहला भाग है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा भाग है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, आइए
एक होमोजेनियस हुआ और दूसरा हेट्रोजीनियस। हम लोग होमोजेनियस पर विचार करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो आप सीधी सी बात देखिए कि कंपोनेंट्स हैव इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो मैं सीधे लिख देता हूं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इससे आप पकड़ लीजिए, आपको परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप याद रखिएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आइए लिखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लिखते हैं साल्ट प्लस वाटर, तो इसको कहेंगे साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरी बात, साल्ट, शुगर ले लीजिए, शुगर प्लस वाटर, तो इसको शुगर सॉल्यूशन कर सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा ले लीजिए अल्कोहल प्लस वाटर, इसको कह सकते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप ले लीजिए CO2 प्लस वाटर, इसको कह सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर, क्या हो सकता है? आप रेन ले लीजिए, एयर ले लीजिए, वोडका ले लीजिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, डिस्टिल वाटर का जहां तक सवाल है, डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर जो है नॉट मिक्सचर, ये मिक्सचर नहीं है। तो डिस्टिल वाटर में क्या होता है, सिर्फ H2O, नॉट मिनरल वाटर, इसमें कोई मिनरल नहीं होता है, ओनली H2O इज प्रेजेंट। तो मैंने यहां क्या क्या लिखा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, CO2 प्लस वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, रेन हो सकता है, एयर हो सकता है। अब एयर में N2NO2 लिख सकते हैं, N2NO2, वोडका लिख सकते हैं, और एक LY लिख लीजिए, LY लिख सकते हैं। ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्लियर? अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, अब यहां से हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की ओर बढ़ेंगे। तो अगर होमोजेनियस मिक्सचर आप नोट कर लिए हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मिटाएं, ओके। आ जाओ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां लिखिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर नाम से स्पष्ट है, हेट्रो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सीधी सी बात आप लिखिए नॉन यूनिफॉर्म, उतना नहीं लिखना है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बस हो गया। हमको तो इसी से पकड़ना। आइए देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए आइए, तो आप सैंड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सैंड एंड वाटर, ऑयल प्लस वाटर ले लीजिए,
ठीक, और रॉक प्लस वाटर ले लीजिए, ठीक है। सॉइल ले, ब्लड ले लीजिए, सॉइल भी हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, मडी वाटर हो जाएगा, मडी वाटर, सॉइल हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर हम एयर की बात करते हैं, डिफरेंट presence of different gases, not N2NO2। अगर इस तरीके से तो हम ले सकते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? इसके बाद अगर साल्ट, आयरन सल्फर करते हैं, आयरन प्लस सल्फर हो सकता है, साल्ट प्लस सल्फर, साल्ट प्लस सल्फर, हाँ हो सकता है, ठीक है। क्या स्मोक हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसमें कहा है एयर एंड कार्बन पार्टिकल्स, स्मोक, स्मोक में एयर है और कार्बन पार्टिकल्स है, तो स्मोक हम ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? सोचिए, आइस इन सोडा, ये लिख सकते हैं। ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। साल्ट सल्फर हो गया, आयरन सल्फर हो गया, आपको स्मोक हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, मडी वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे के सारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स में? हम लोग मैटर देखे, एनर्जी देखे। सबसे पहले मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया, फिर मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन देखे, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन देखे, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर की बात करते हैं। और प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड देखे, एलिमेंट में मेटल देखे, मेटल वाइड देखे, नॉन मेटल देखे, कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखे। उसमें हम एलिमेंट की चर्चा किए, मोलेकुल की चर्चा किए, कंपाउंड की चर्चा किए, और एलिमेंट को आपको समझाने की कोशिश किए कि हर तरह से आप क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर की बात कीजिए, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये सारा बात किया। अब आपको करना क्या है? आपको नोट कॉपी बनाना है और पूरा नोट कर लेना है, और ये इनफ है आपकी तैयारी करने के लिए, नीट की जर्नी पूरा करने के लिए काफी। तो इसके बाद अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया। तो मैं दूसरे वीडियो के लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये वीडियो उस मां तक पहुंचा दीजिएगा जो मां अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए तरसती है और पैसे के अभाव में एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती है। मैं वादा करता हूं उस मां से कि धीरे धीरे सारे वीडियो मैं इस तरह से बना करके भेज दूंगा, उसको किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कोई भी डॉक्टर बनने से रुकने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी दे सकूं, लेकिन जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर में है, जो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में है, चाहे इस बार आईएससी पास किया है, ठीक है, वो कहीं भी पढ़ रहा है, लेकिन जितना भी वीडियो मैं डालूंगा उसके लिए वो सफिशिएंट होगा, मोर इनफ होगा उसकी तैयारी करने के लिए। और जो अभी फर्स्ट ईयर में, उसके लिए तो सोने पर सुहाग है। जो लड़का मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है
उसके लिए तो सारे वीडियो पर्याप्त रहेंगे, उसको तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिस विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा है वो वीडियो का सहारा ले सकता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर एक ऐसी पढ़ाई है जो आपको किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे इन सारी कमियों को मैं खत्म कर दूंगा और कभी आपके जीवन में अभाव नहीं खटकेगा कि मैं पैसे के अभाव में एक बड़े इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ने का सपना था लेकिन पैसे के कारण नहीं पढ़ा। अब यह समस्या आपकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। आपके पास पैसा हो या ना हो, आप अपना सफर पूरा कीजिएगा, आप मंजिल तक पहुंचिएगा, ये मैं वादा करता हूं। इसलिए एट लास्ट में ये बातें कहना चाहूंगा कि उस गरीब माँ बेसहारा के पास से वीडियो पहुंचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है और उसे ये बात कहिएगा, मेरा परिचय दीजिएगा, मैं उस माँ के बच्चे का हर सपना पूरा करूंगा, ये वादा है मेरा। और मैं धीरे धीरे केमिस्ट्री से लेकर के बोटनी, जूलॉजी जितने भी वीडियो हैं टोटल में डाल दूंगा। और जब ही मैं पूरा कर दूंगा ये वीडियो, हर बच्चा घर बैठे बन सकता है। बस इतना ही कहना है, इसे नोट कर लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, ओके। इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूर दूर तक जहाँ है उसे भेज दीजिएगा। ओके, ठीक।